हेलो एंड वेलकम टू पीएससी पंचायत द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओमनीसेंस एकेडमी। हम आज अपने लेक्चर सीरीज में केस स्टडी शुरू करने वाले हैं। केस स्टडी का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने पहले रिकॉर्ड कर लिया है, वो आपने आई होप देखा होगा। उसके बाद आज हम अपनी पहली केस स्टडी उठाने वाले हैं अबाउट रामपुरा विलेज, जो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई हुई है। एमपीपीएससी में नहीं, ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई है। धीरे धीरे हम थोड़ा सा हैवी लेवल, या फिर हैवी नहीं बोलेंगे, नॉर्मल ऐसी चीज़ें जो आसानी से समझ में आए। उसके बाद हम एमपीपीएससी के भी प्रीवियस ईयर को कवर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू केस स्टडी। तो पहले हम केस स्टडी आज शुरू कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन में आपको दिख रही होगी केस स्टडी, तो उसको आप पढ़ते जाएंगे मेरे साथ। जब आप एक अच्छा रीड और कॉम्प्रिहेंड करेंगे, जिस भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हो उस पर पढ़िए और शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो मैं पहले इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, फिर हिंदी में पढ़ूंगा। कि रामपुरा अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट है ना, रामपुरा अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट इनहैबिटेड बाय ट्राइबल पॉपुलेशन इज मार्क्ड बाय एक्सट्रीम बैकवर्डनेस एंड एब्जेक्ट पावर्टी। ठीक है, यहाँ पे बैकवर्डनेस, एब्जेक्ट पावर्टी, हम कंडीशन समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, एम्पैथी एंड कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वहाँ पे जो जो पढ़ा है आपने वो सब याद कर लीजिए। एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ लोकल पॉपुलेशन दो इट इज प्राइमरीली सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि केवल अपनी ज़रूरत के लिए। ड्यू टू वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग, छोटी लैंड होल्डिंग है। देयर इज इनसिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग एक्टिविटी। इवन द टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम हैव इनएडिक्वेटली बेनिफिट द ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक है, अब ऊपर ये जो जितनी हमें 4 लाइन मिली है, 4 से 5 लाइन, ये सारी लाइन में वहाँ की प्रॉब्लम्स को दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ वहाँ की सारी प्रॉब्लम्स को इन 4 लाइनों में, 5 लाइनों में बताया गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन दिस रिस्ट्रिक्टिव सिनेरियो द यूथ हैज बिगन टू माइग्रेट टू द अदर स्टेट्स टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम। फ्लाइट ऑफ माइनर गर्ल्स इन दैट देयर पेरेंट्स आर परसुएटेड बाय लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे परसुएशन, लेकिन नेगेटिव परसुएशन हो रहा है। ठीक है, टू सेंड देम एट वर्क। यहाँ पे अब माइनर चाइल्ड की प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, बीटी कॉटन फार्म्स आर नियर बाय स्टेट्स। द सॉफ्ट फिंगर्स ऑफ माइनर, वो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको उठाने के लिए। इनएडिक्वेटली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन इन द फार्मर्स। अब यहाँ पे बिजनेस एथिक्स आएगा, एक बिजनेस एथिक्स आएगा, दूसरा अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस आएंगी, और ये सारी चीज़ को हम मेंशन करेंगे। ठीक है, The inadequate level working condition in the farm are cause serious health issues to the minor girl. ठीक है, NGO in the district of domicile and cotton farms appear to be compromised and have not effectively do the something about this twin issue of child labor and development of the area. अब ये जब हम अपने इसको इशू करेंगे, एनजीओ को एड्रेस करेंगे, तो वहाँ पे वो सारे इश्यूज लेंगे जहाँ पे गवर्नेंस की इश्यूज आते हैं। सोशल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस। तो शुरू में क्या देखा, इश्यूज विथ एग्रीकल्चर, सोशल इश्यूज विद सोसाइटी, सोशल इश्यूज विथ माइनर चाइल्ड, सोशल इश्यूज विद बिजनेस एथिक्स, सोशल इश्यूज विथ गवर्नेंस, ये सारे सोशल इश्यूज। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ रामपुरा, आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज। अब एथिकल इश्यूज में हमने अभी कैटेगराइज कर लिया, सोसाइटी, माइनर चाइल्ड या फिर वर्किंग कंडीशन, और उसके बाद एनजीओ यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव वाले से। ये सारी चीज़ों में डिवाइड करेंगे। एक बार मैं हिंदी में भी पढ़ रहा हूँ, तो जो भी अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं तो वो मेरे साथ ये करेंगे। ठीक है, रामपुरा एक सुदूर जनजाति बहुल जिला है, अत्यधिक पिछड़ेपन और दयनीय निर्धारण के ग्रसित है। कृषि स्थानीय आबादी की आजीविका का मुख्य साधन है, लेकिन बहुत छोटा भूमि स्वामित्व है। कारण ये मुख्यतः निर्वाह खेती का सीमित है, मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज सर्टेन है। एक कंडीशन समझ में आई। औद्योगिक का या खनन गतिविधियों का नगण्य, नगण्य मतलब यहाँ पे जो इनसिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, कम, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। यहाँ तक कि लक्ष्यता कार्यकारी कार्यक्रमों में भी जनजाति आबादी को अपर्याप्त लाभ मिला है। जब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज उठाएंगे, हम गवर्नेंस के इश्यूज उठाएंगे, वहाँ पे हम ये चीज़ हाईलाइट करेंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज वहाँ नहीं पहुँच रही हैं। और यहाँ पे नीचे देखिएगा, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे कि आप बताएं कि कौन सी कंडीशन है और आप इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो जब आप इम्प्रूव करेंगे तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि कंडीशन इम्प्रूव करनी है, तो वहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं पहुँची है, तो जो पॉलिसीज नहीं पहुँची है उनको हम वहाँ पे पहुँचाएंगे। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन ही हमें आंसर बताती हैं। इस प्रतिबंधित परिदृश्य में पारिवारिक आय की अनुपूर्ण हेतु, मतलब यहाँ पे जो फैमिली इनकम का अभाव है
उसको युवाओं को कहाँ जाना पड़ रहा है, माइग्रेट करना पड़ रहा है। अब माइग्रेशन एक प्रॉब्लम है और ये एक सोशल प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आप इकोनॉमिकली उस जगह को अपलिफ्ट नहीं कर पाए। अब जैसे ही आपको पता चला ना कि वो जगह इकोनॉमिकली अपलिफ्ट नहीं हुई है, तो आपके दिमाग में CSR आना चाहिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वो बड़ी कंपनीज छोटी जगहों पे डेवलपमेंट करे ताकि माइग्रेशन कम हो। ठीक है। आवश्यक लड़कियों की व्यथा है कि श्रमिक ठेकेदार उनके माता पिता को बहला फुसलाकर एक नजदीकी राज्य की बीटी कॉटन कपास फार्म में काम करने के लिए भेज देते हैं। इन आवश्यक, है ना, आवश्यक मतलब माइनर चाइल्ड को, लड़कियों को कोमल उंगलियों के कारण उनकी मतलब इजीनेस है, उनको क्या लगा कि हम इनसे करेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी में ना इन्वेस्ट करके वो जो एक ऐसी सिचुएशन में है जिसको ज़रूरत है पैसों की, उसको एक्सप्लॉइट किया है। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन एट वर्क प्लेस, याद रखिए ये भी। ठीक है। अपर्याप्त स्थितियों के कारण आवश्यक लड़कियों की गंभीर स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा हो गई हैं। ठीक है, तो वर्क प्लेस अनहेल्दी था, अनहाइजीनिक था, मतलब इनएडुकेट जो इन्वायरमेंट बनाना चाहिए फॉर हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट वो नहीं है। ठीक है। बिजनेस एथिक्स, मूल निवास और कपास फार्मों के जिलों को स्वयंसेवी संगठनों में भी निष्प्रभावी लगते हैं और उन्हें क्षेत्र के बाल श्रम विकास दोहराई समस्याओं को कोई ठोस प्रयास किया नहीं है। ठीक है। आप रामपुरा के जिला न्यायाधीश हैं, यहाँ पे आपको नीति पारंपरिक मुद्दों पर पहचान कीजिए, मतलब सोशल इश्यूज को आपको आइडेंटिफाई करना है, अपने जिलों में संपूर्ण आर्थिक परिदृश्य को सुधारना है। अब जब आप इकोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन करेंगे, अपने इकोनॉमिक मुद्दों को सुधारेंगे, तो आप ये बात एड्रेस करेंगे कि वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है, तो ऐसी कोई नॉन एग्रीकल्चर चीज़ें लेके आएंगे जिससे उनका स्मॉल एंड कॉटन। अब आपने ये देखा कि बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन है मतलब आप कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज को वहाँ प्रमोट कर सकते हैं। अब आपने ये देखा था पहले कि यहाँ पे राज्यों की पालन करने वाली वो जो सारी पॉलिसीज है वो नहीं पहुंची, तो आप यहाँ पे जो जनधन योजना है, ठीक है, किसान सम्मान निधि है, जो पुराने यानी छोटे किसानों को 6,000 रुपये 3-3 2-2 हज़ार करके साल में मिलते, वो 3 इंस्टॉलमेंट में, वो सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे अब। ठीक है, वो ऊपर जो पढ़ा था वो याद में रखिएगा। और लड़कियों की सुधारने की स्थिति को लेकर के आपको कुछ कदम उठाने, तो आपको जो माइनर गर्ल को लेकर के एम्पैथी, कंपैशन, ये वाली चीज़ें रखते हुए आपको जो जो पॉलिसीज़ याद आ रही हैं, ठीक है, जो भी लड़कियों के लिए पॉलिसीज़ याद आ रही हैं, जो आपने नॉर्मल चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे मिड डे मील, आपने देखा ना कि जब आपको उनको खाना देते हैं तो स्कूल में खींचे चले आते हैं। ठीक है, मिड डे मील, उसके बाद सिक्योरिटी, NGO नए वाले बुलाएंगे, ये सारी चीज़ें हम एड्रेस करेंगे इस क्वेश्चन में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अभी नहीं लिखना नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हम वही सीखने वाले हैं, बट आई होप आपको सिनेरियो क्लियर हुआ है कि एक गांव पिछड़ा जहाँ पे इकोनॉमिक हमारे पास एडवांटेजेस या इकोनॉमिक हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, उसके कारण वहाँ पे माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है और उनकी स्थिति कारण लोग उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, माइग्रेशन के कारण युवा बाहर जा रहे हैं और उनको प्रोटेक्शन करने वाले बाहर चले गए, तो वो लड़कियां अकेली बच गई। ठीक है, तो अब क्या हम ऐसा समाज बना रहे हैं जहाँ पे अगर कोई बच्चा अकेला है, क्या हम ऐसा समाज बना रहे हैं जहाँ पे बच्चा अकेला है तो उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा? इसमें तो ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो फिर अब उन्हें उसे एड्रेस करना है और उसके बाद सिचुएशन क्या आई है कि अब उनको एड्रेस करना है और वहाँ के जो एग्जिस्टिंग NGOs हैं वो भी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है, आई होप आपको सिनेरियो क्लैरिफाई हुआ हो। अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। ठीक है, सेक्शंस में क्वेश्चन है तो मेक श्योर कि आप ध्यान दें। यू आर अपॉइंटेड एट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ठीक है, आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। अब हम पहले एथिकल इश्यूज जो इन्वॉल्व हैं उन पे बात करेंगे। ठीक है, हमने जो भी स्टोरी पढ़ी है, व्हाट आर एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। ठीक है, तो फॉलोइंग आर, पहले हम स्टेक होल्डर निकालना सीखते हैं। भले पूछा नहीं गया है लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केस स्टडी में कुछ चीज़ें जैसे कि डायलेमास इन्वॉल्व और एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में पूछ लिया एथिकल इश्यूज। एक होता है स्टेक होल्डर्स, कौन कौन से लोग इस पूरी सिचुएशन में प्रभावित हैं। ठीक है, कौन कौन से लोग इस पूरी सिचुएशन में प्रभावित है, तो मैं एक चीज उस पर ध्यान दूंगा जो पूछी नहीं गई है बट आपको आनी चाहिए। ठीक है, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन से इन्वॉल्व है? पहला है विलेजर्स ऑफ रामपुरा, विलेजर्स और पीपल ऑफ रामपुरा। ठीक है, क्योंकि वही तो माइग्रेट कर रहे हैं, वही लोग तो अपना काम छोड़ रहे हैं, इनके पास तो पॉलिसीज नहीं पहुंच रही है।
दूसरा क्या है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रामपुरा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रामपुरा। और क्या है, एनजीओज और रामपुरा, एनजीओज, ठीक है, एनजीओज है ना, उन्होंने काम नहीं किए थे, एनजीओ लोगों ने काम नहीं किया है तो उनको भी, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। और चिल्ड्रन, ठीक है, माइनर चाइल्ड्स, माइनर गर्ल्स। और कौन है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं पहुंची है यहाँ पे। और बीटी कॉटन इंडस्ट्रीज है ना, बीटी कॉटन इंडस्ट्री होल्डर्स। और कौन है, पेरेंट्स ऑफ या माइनर गर्ल्स एंड देयर पेरेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्टेक होल्डर कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। कई बार ऐसा पूछता नहीं है बट आप अपने क्वेश्चन में से मेंशन करते हैं तो आपकी वाइड स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है कि आप चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट आर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। अब हम देखेंगे व्हाट आर वेरियस एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, ठीक है, जो क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में आप साइड में पढ़ पा रहे होंगे, इधर पे कहीं लिखा होगा कि व्हाट आर वेरियस इश्यूज इन्वॉल्व, है ना। हम वेरियस एथिकल इश्यूज को देखेंगे। एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, ठीक है, एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। अब हम वेरियस कैटेगरीज में एथिकल इश्यूज को डिवाइड करेंगे। जैसे कि पहली कैटेगरी है कि एथिकल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू माइनर गर्ल्स, ठीक है, एथिकल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू माइनर गर्ल्स। पहला है ना, पहला है हमारा एथिकल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू माइनर गर्ल, ठीक है। कौन कौन से एथिकल इश्यूज है ना। पहला है चाइल्डहुड लॉस। पहला एथिकल इश्यूज क्या है, चाइल्डहुड लॉस। दूसरा क्या है, लो अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो। तीसरा क्या है, एक्सप्लॉयटेशन। कैसा, फिजिकल एंड मेंटल। फिजिकल, क्यों, इतनी छोटी उम्र में अगर आपसे कोई काम कराए, दैट इज फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। और सेकेंड वन इज मेंटल, ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉयटेशन। और क्या है, रिस्क ऑफ चाइल्ड्स लाइफ, रिस्क ऑफ सेफ्टी एंड चाइल्ड्स लाइफ। आपने देखा इसी में ही कि क्योंकि इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस थी तो उसकी तबीयत खराब हो गई। हो सकता है कि ऐसी वर्किंग कंडीशन में कोई हैजार्डियस इंडस्ट्री में आपको काम करने के लिए लगा दिया हो तो आप वहाँ पे फेंट हो जाएं या फिर ऐसी स्थिति आ जाए, प्रॉपर आपको अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो आप मर भी सकते हैं। तो उनकी चाइल्ड की लाइफ को रिस्क है, ठीक है। उसके बाद एपैथी। और क्या है, एपैथी क्या होता है, एपैथी मतलब किसी सिचुएशन की तरफ आपका इनडिफरेंट बिहेवियर, किसी भी सिचुएशन की तरफ या फिर किसी प्रॉब्लम की तरफ, किसी एथिकल इश्यूज की तरफ, किसी ऐसी सिचुएशन में जहां आपकी करुणा भाव की जरूरत थी, आपने वहां करुणा भाव नहीं दिखाया, आप उसकी तरफ इग्नोर करते हुए, इग्नोरेंट बिहेवियर करते हुए आप वहां से चले गए,
ठीक है, ये हो गए एथिकल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू माइनर गर्ल। अब एथिकल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है। सेकेंड इज एथिकल इश्यूज इन गवर्नेंस, ठीक है, एथिकल इश्यूज इन गवर्नेंस। अब यहाँ पे गवर्नेंस दो लोगों का देखना है, एक वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, क्यों, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं पहुंची हैं, दूसरा एनजीओस का, दोनों ही गवर्न करते हैं अपनी अपनी में, दोनों ने ही अपना काम नहीं किया है। तो एथिकल इश्यूज इन गवर्नेंस, उसमें से पहला वाला है गवर्नमेंट का या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रामपुरा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रामपुरा। और दूसरा है एनजीओस का। अब ये इनके कौन कौन से एथिकल इश्यूज निकल के आए हैं? पहला है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कौन सा एथिकल इश्यूज निकल के आएगा? इनका एथिकल इशू है, इन्होंने क्या क्या किया है, इनकॉम्पिटेंसी दिखाई है इन देयर वर्क, ठीक है, इनकॉम्पिटेंसी इन देयर वर्क, इनकॉम्पिटेंसी इन देयर वर्क। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? एग्जाम्पल में आप नीचे ब्रैकेट में डालेंगे, आप नीचे ब्रैकेट में डालेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज नॉट रीच टू देम, ठीक है। और क्या एथिकल इश्यूज निकल के आए हैं? और एथिकल इश्यूज, नॉन अकाउंटेबिलिटी, नॉन अकाउंटेबिलिटी। एनजीओस के साथ क्या प्रॉब्लम है? एनजीओस ने भी अपना काम सही से नहीं किया है। तो एनजीओस के साथ क्या क्या एथिकल इश्यूज आए हैं कि जो उनको काम दिया गया था उन्होंने अपनी इंटेग्रिटी से नहीं निभाया है, ठीक है, जो उनके पास काम था उसके कमिटेड टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं है, ठीक है। तो एनजीओस में नो और लैक ऑफ कमिटमेंट, लैक ऑफ कमिटमेंट towards weaker section of society, lack of commitment towards weaker section of society। अब हम देखेंगे एथिकल इश्यूज हमें जो बीटी कॉटन इंडस्ट्रीज में मिले, ठीक है, एथिकल इश्यूज जो हमें बीटी कॉटन इंडस्ट्री में मिले। तो इसको मिटा लेते हैं और फिर हम देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप चाहें तो वीडियो रोकेंगे और इसको लिख लेंगे अगर आप लिखना चाहें, है ना। थर्ड है एथिकल इश्यूज with respect to BT cotton industry। ठीक है, एथिकल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू बीटी कॉटन इंडस्ट्री। अब यहां पे क्या हुआ? पहली चीज अनसेफ कंडीशन, अनसेफ वर्किंग एनवायरमेंट, ठीक है, अनसेफ वर्किंग एनवायरमेंट। दूसरा क्या है? एम्प्लॉयड चाइल्ड लेबर as offense to laws। तीसरा क्या है? did not
फॉलोड लैंड ऑफ लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। चौथा एथिकल इशू क्या है? चौथा एथिकल इश्यूज है कि कॉम्प्रोमाइज्ड बिजनेस ethics that says if business takes resources from society, it should give back to it। अगर इसको रिसोर्सेस देने हैं सोसाइटी में तो इसको क्या करना है? एम्प्लॉयमेंट देना है, अच्छा सामान देना है, ठीक है, वर्किंग कंडीशन के द्वारा लोगों की वहाँ के अपने CSR के द्वारा वहाँ पे लोगों की हेल्प करनी है। इसने वो सब नहीं किया, मतलब बिजनेस एथिक्स को इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। तो ये सारे एथिकल इश्यूज निकल के आते हैं हमारे लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन पढ़िए। तो हमने क्वेश्चन का एक पार्ट एड्रेस किया अपने इन 3 मेजर पॉइंट और उसके अंदर सब पॉइंट्स के द्वारा कि व्हाट आर वेरियस एथिकल इश्यूज, ठीक है। अब उसका हम सेकेंड पार्ट है, आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। तो हमने एथिकल इश्यूज बता दिए। विच स्पेसिफिक स्टेप्स विल यू इनिशिएट टू एमेलियोरेट द कंडीशन ऑफ माइनर गर्ल्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड टू इम्प्रूव ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। 2 आपको स्टेप्स उठाने हैं, एक माइनर गर्ल्स के जो काम चल रहे हैं उनको सुधारने के लिए, दूसरा आपको वर्किंग कंडीशन को लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आपको 2 एस्पेक्ट में आंसर लिखना है जहां पे आप स्टेप्स उठाएंगे, ठीक है। ऊपर आप हिंदी में भी पढ़िए। अपने जिले में संपूर्ण आर्थिक परिदृश्य को सुधारने के लिए एवं आवश्यक लड़कियों की स्थितियों को सुधारने के लिए, आवश्यक मतलब माइनर चाइल्ड की स्थितियों को सुधारने लाने के लिए आप क्या विशिष्ट कदम उठाएंगे, ठीक है। तो मैं इसके बाद वो लिख रहा हूं, व्हाट आर वेरियस स्टेप्स दैट वी कैन टेक, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं। मैं इसके बाद आपको ये बता रहा हूँ कि आप कौन से, नेक्स्ट पार्ट है कि क्या क्या वेरियस स्टेप्स उठा सकते हैं। 2 एस्पेक्ट दिए हैं तो हम आंसर भी 2 एस्पेक्ट में लिखेंगे। पहला कि लड़कियों की सुधार के लिए, दूसरा उनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को। तो वो सारी कंडीशन को ध्यान में रखनी था कि वहाँ पे पॉलिसीज़ नहीं पहुँची हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर का स्कोप कम है, वहाँ पे अभी भी लोग माइग्रेट कर रहे हैं। इन सारी चीज़ को एड्रेस करना है हमें अपने आंसर में, ठीक है। ये आप स्टार्ट करें। जो मैं स्टेप्स लिखूंगा तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि एक तरफ लड़की का और एक तरफ इकोनॉमिक कंडीशन का। आप ऐसा लग सकते हैं कि पहले वो लिखिए फिर वो, तो आप जैसे भी अपना प्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हैं। मैं जो लिख रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि आप सेम कॉपी करें, है ना। steps to be taken, steps to be taken। अब यहां पे आपको अपना सारा जीएस का नॉलेज रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज, आपका जीएस का नॉलेज यहां पे सब रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। पहला है स्टेप्स विद रिस्पेक्ट टू गर्ल चाइल्ड कंडीशंस, ठीक है। अगर जाऊं, अब इसमें आपको सोचना है, आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले हैं तो इसमें आपको सोचना है। और सेकंड कंडीशन क्या होगी? विद रिस्पेक्ट डिसीजंस या फिर स्टेप्स विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। ये 2 एस्पेक्ट को कवर करना है। तो पहला विद रिस्पेक्ट टू गर्ल चाइल्ड की कंडीशन के लिए मैं 2-3 स्टेप्स। सबसे पहले मैं अगर मैं उस जगह एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाता
और आप भी अपना सोचिए कि आप क्या करते। मैं अगर जाता तो मैं पहले आइडेंटिफाई कराता कि कौन कौन लोग हैं जो इनको एम्प्लॉय किए हुए हैं, और उनके ऊपर फाइन या पेनल्टी जो कि एक डेटरेंस इम्पैक्ट दिखाती और इनटॉलरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स गर्ल चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट को रिफ्लेक्ट करती। तो मेरा पहला स्टेप होता, माय फर्स्ट स्टेप वुड बी टू आइडेंटिफाई एंड फ्री गर्ल्स फ्रॉम बीटी कॉटन इंडस्ट्री या फिर वो फार्म्स है ना, फार्म्स, इंक्लूडिंग पेनल्टीज टू देम। एंड ये करने का मेरा रीजन क्या है, इट विल एक्ट एज deterrence to other farm owners। अब देखिए, आप वहां पे गए, आपको पता चला कि वो लोग वहां पे एम्प्लॉयड हैं, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से वाले फार्म ओनर्स लड़कियों को रखते हैं और उन्हें पेनल्टी दीजिए, और इसको प्रोपोगेट कीजिए ताकि उनके अंदर डेटरेंस आए कि इनको एम्प्लॉय ही नहीं करना है। पहला है कि उनकी कंडीशन खराब है, ठीक है, लेकिन पहले आपको एम्प्लॉय नहीं करना है। आप कोई दरिया दिली नहीं दिखा रहे हैं। आप वो जो बच्चे जा रहे हैं बाहर एम्प्लॉय होके, वो जो बच्चे बाहर जा रहे हैं माइग्रेट होके, उनको एम्प्लॉय करिए ना। नई मशीन लेके आइए, उनको नए इक्विपमेंट दीजिए, सॉफ्ट ग्लव्स बनवाइए। ये क्या है कि आपने बच्चों को करके उनको, देखो बच्चों को क्यों नहीं रखा जाता है एम्प्लॉयमेंट में, पहली चीज उनकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। वर्ल्ड स्टेज पे जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उसमें बेसिक ह्यूमन राइट है राइट टू चाइल्डहुड, ठीक है, राइट टू चाइल्डहुड, वो ब्रीच हो जाता है। आपको डेवलप होने के लिए एक सर्टेन एज चाहिए, सर्टेन वर्किंग कंडीशन, न्यूट्रिशन चाहिए। आप काम करने लगते हैं तो आपका चाइल्डहुड कहीं खो जाता है, और जब आपका चाइल्डहुड खोता है फिर आप बड़े होते हैं तो आप लोगों की तरफ ना, एक चाइल्डहुड ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप इमोशन डेवलप करते हैं, चीज़ें सीखते हैं, अपने अंदर समाज को अंदर लेते हैं। जब उस समाज के अंदर लेने की तरफ आपने अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट अंदर ले लिए तो आप रिफ्लेक्ट भी समाज की तरफ वही करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि उनको अपने इकोनॉमिक पोटेंशियल की समझ नहीं होती है। मान लीजिए वो हज़ारों रुपए का आपका काम कर रहे हैं, बट उनको वो समझ नहीं होती है कि वो आपका हज़ारों काम कर रहे हैं, आप उनको 10-20 रुपए देके यहाँ से वहाँ कर देते हैं। दैट इज वाई कि गर्ल चाइल्ड यानी चिल्ड्रन को एम्प्लॉयबल नहीं माना गया। हमारे यहाँ राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में यही बात की गई है कि हैजार्डियस फैक्ट्री या कहीं भी आपको चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो आइडेंटिफाई किया, उनको पेनल्टीज की ताकि वो उनका डिटरेंस इफेक्ट हो। दूसरा, इम्प्लीमेंटिंग राइट टू एजुकेशन इन स्कूल्स, और वहां पे आप उनको फ्री एजुकेशन, मिड डे मील विथ न्यूट्रिशियस फूड एंड स्किल डेवलपमेंट करेंगे। क्या करेंगे? स्किल डेवलपमेंट। इससे क्या होगा कि उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो उनके पेरेंट्स हैं उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा? उनको ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, और राइट्स के लिए उनके उनको राइट्स का नॉलेज होगा। आपके इन स्टेप्स से क्या क्या होगा? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब हम किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जहां पे हम बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल ही आसपास हैं, तो थोड़ा भी एक्सपेंस हमारी कंडीशन को ऊपर नीचे कर देता है। इसीलिए वो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटिंग, अच्छा इसको थोड़ी देर बाद लिखते हैं ना, पहले ये कंप्लीट करते हैं फिर वो लिखते हैं।
इम्प्लीमेंटिंग राइट टू एजुकेशन, और क्या कर सकते हैं हम इसी में, इम्प्लीमेंटिंग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, ये इम्प्लीमेंट करेंगे। और क्या कर सकते हैं उनकी, हम बाहर से एनजीओ जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वी विल कॉल और इनवाइट एनजीओस फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड working in this particular issue, है ना। इसी इशू में जो वर्किंग कर रही हैं उनको, लड़कियों को, जैसे कि आपने आईसीसी देखा होगा, आईसीसी इवेंट में एक आता है कि आईसीसी ये चाह रहा है कि सारी लड़कियां खेलें, ठीक है, आईसीसी ये चाह रहा है कि सारी लड़कियां खेलें, तो उनके कुछ स्पॉन्सर होते हैं वो, तो ऐसे वाले एनजीओस को हम यहाँ लेकर के आएंगे जो गर्ल चाइल्ड के प्रमोशन के लिए काम करते हो, और वहाँ के जो एग्जिस्टिंग एनजीओस हैं जो एलिमिनेट हो गए उनको देख करके उनको भी ट्रेनिंग देंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या करेंगे आप इंटेलेक्चुअल नहीं, सीएसआर पॉलिसी के थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कॉल करेंगे, है ना, कॉल हेल्प फॉर गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स सेम पॉइंट्स, सीएसआर वाला, एनजीओ वाला, ठीक है, पॉलिसी के नाम में बताऊंगा, ये वाला आप उसमें डाल सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले में, ठीक है। आपने ये देख लिया, सीएसआर बुलाएंगे, रूल ऑफ लॉ को फॉलो कराएंगे, मिड डे मील, स्मॉल कॉटेज, ठीक है। अब देखिए आपने ये 1 2 3 4 5 पॉइंट करीब लिख लिए, है ना, 5 पॉइंट बहुत होते हैं गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। अब 5 पॉइंट लिखेंगे हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। with respect to economic development, ठीक है। आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। पहला स्टेप क्या है कि ट्राई टू इम्प्रूव कोऑपरेटिव सोसाइटी and small and cottage industries, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जैसे जन धन योजना, जिसमें इन्हें डेट मिल जाएगा इनका नया काम करने के लिए। हमें काम करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, लेबर रिसोर्स तो इनके पास ऑलरेडी है, तो ये जो माइग्रेशन है वो भी रुक जाएगा। तो क्या, जन धन योजना, और क्या, आवास योजना से इनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम, किसान सम्मान निधि, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, गवर्नमेंट स्कूल्स खुलवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला पॉइंट तो यहाँ आएगा, ये जो 3rd पॉइंट है
कि हम एनजीओज को इनवाइट करेंगे। ये पॉइंट यहाँ पे भी आएगा कि हम ऐसे एनजीओज जो स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, ऐसे एनजीओज जो लोगों को प्रमोट करने में काम कर रहे हैं, ऐसे एनजीओज जो छोटी जगहों पे कैसे छोटे बिजनेस को बड़ा बनाया जा सकता है, उनको कॉल करेंगे और यहाँ के एनजीओज के साथ कोलैबोरेट कराएंगे और उनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। CSR पॉलिसी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम कोशिश करेंगे कि उसका जो फंड है वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट हो। ठीक है, तो उसका हेल्प से हम यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट की जगह यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे रोड्स कनेक्टिविटी को फॉलो करेंगे। किसको? कनेक्टिविटी कैसी? फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल, नॉलेज बेस्ड, मतलब जो प्रोग्राम पूरा बाय APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम ने ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया था। कौन सा कॉन्सेप्ट? पूरा कॉन्सेप्ट, जहाँ पे फिजिकल, रूरल, अर्बन, यहाँ पे क्या चाह रहे थे कि रूरल सोसाइटी में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाए ताकि वो अपना डेवलपमेंट खुद कर सके। तो पूरा APJ अब्दुल कलाम ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिससे आप ऐसी जगह जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पे पूरा का कॉन्सेप्ट, यानी कि नॉलेज का एक्सचेंज, फिजिकल इक्विपमेंट का एक्सचेंज, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज, ठीक है, और फाइनेंशियल एक्सचेंज, यानी कि बैंक खोलना, रीजनल रूरल बैंक, और क्या खोल सकते हैं आप? रीजनल रूरल बैंक, RRB फॉर फाइनेंसिंग। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं? इनको न्यू मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर सिखा सकते हैं जहाँ पे कम जगह पे भी ज़्यादा फार्मिंग हो जाती है। आप इनको एक्स्ट्रा मनी कैसे अर्न करते हैं, गिग वर्कर नहीं बोलेंगे, और क्या बोलेंगे उसको? मून लाइटिंग सिखा सकते हैं कि एक जगह काम करते हुए दूसरी जगह के आप कैसे काम करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करा सकते हैं फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आई होप आपको फर्स्ट केस स्टडी समझ आई होगी। इसका कंक्लूजन ये हो सकता है कि अ कमिटेड bureaucracy and integrated business, a committed bureaucracy and business with integrity can develop a society with inclusivity and all round development। ठीक है, एक बार आप लिख लीजिए, आप इसका कंक्लूजन लिख लीजिए। कंक्लूजन है a committed bureaucracy can develop a, ठीक है, a committed bureaucracy can develop inclusive society with equal opportunities for all, या फिर कोई जस्टिस वाला आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं। ठीक है, जस्टिस बेस्ड अपना कंक्लूजन रख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की केस स्टडी समझ आई होगी। हम कोशिश करेंगे और इम्प्रूव होते रहें विद टाइम, और आप भी कोशिश करिए कि इसको और ज़्यादा यूज़ करिए इन सारे कॉन्सेप्ट को अपने आंसर राइटिंग में। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।